नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। शुरुआत क्रिकेट के साथ। इंग्लैंड के लिए पहली बार किसी टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे बेन स्टोक्स के फैसलों पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है। जो रूट फैमिली रीजंस के कारण अवेलेबल नहीं होने की वजह से स्टोक्स को कैप्टनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन नासिर हुसैन का मानना है कि स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम में शामिल नहीं किया जाना एक गलत फैसला था। यही नहीं, स्टोक्स का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी टीम के लिए ठीक नहीं था। इसी फैसले के चलते इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स 204 रन पर सिमट गई। हुसैन ने कहा कि टीम ने साउथ अफ्रीका में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यहां इंग्लैंड में ड्यूक गेंद से वो पारी की शुरुआत में लड़खड़ा गए। हुसैन का मानना है कि इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को सीरियसली नहीं लिया और इसका उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला थर्सडे से मैनचेस्टर में होगा। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट प्लेयर, कोच और सेलेक्टर अशोक मल्होत्रा। अशोक जी, जैसा कि आपने कहा था कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला ठीक नहीं था, नासिर हुसैन ने भी इसे क्रिटिसाइज किया है और ब्रॉड को इंक्लूड नहीं करने की भी आलोचना की है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक तो फ्रेश विकेट था, क्योंकि काफी समय से इस विकेट पर कोई मैचेस नहीं खेले गए थे, किसी ग्राउंड पर मैचेस नहीं खेले गए थे, और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको जंग लगा हुआ। जो बल्लेबाज हैं काफी समय से मैचेस नहीं खेले थे, प्रैक्टिस मैच जरूर खेले थे, लेकिन वो सही मैच आपका मापदंड नहीं है। और फिर ऐसे उस विकेट पर जहां पे गेंदबाजों को मदद मिल रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, उस समय टॉस जीतकर बैटिंग करना मेरे को ऐसा लगा, खासकर जब जो रूट जैसा खिलाड़ी बल्लेबाज आपके मध्य नहीं है, क्योंकि काफी एक बेन स्टोक्स को अगर छोड़ दे तो बाकी अनुभवी बल्लेबाजी दिखाई नहीं दे रही। तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफी साधारण सा फैसला था, जिसका खामियाजा बेन स्टोक्स को और इंग्लैंड टीम को भुगतना। वैसे जाहिर है कि ये बेन स्टोक्स पहली बार कप्तानी कर रहे थे, तो ये फैसला क्या उन्होंने खुद लिया होगा या कि टीम मैनेजमेंट का भी इस फैसले में सपोर्ट होगा? देखिए, टीम मैनेजमेंट की सलाह होती है, लेकिन जो निर्णय होता है वो कप्तान का होता है। आखिरी निर्णय वो कप्तान पर निर्भर करता है, क्योंकि उनका फैसला होता है। जरूर वो दिग्गज खिलाड़ियों से, सीनियर खिलाड़ियों से, जो मैनेजर हैं या कोच हैं, उनसे सलाह मशवरा जरूर करते हैं, लेकिन आखिरी फैसला उनका हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टोक्स को ऐसा लगता था कि शायद अगर वो रन बोर्ड पे लगा देते हैं तो फिर दबाव में डाल सकते हैं वेस्टइंडीज को, लेकिन कहते हैं कि आपने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी, क्योंकि पहले दिन आप 200 पे अगर आउट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन होता है। और कहीं ना कहीं उनके फैसले शायद पूरी इंग्लैंड टीम और बेन स्टोक्स को निराश किया। ब्रॉड का टीम में इंक्लूड नहीं किया जाना? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं जानता हूँ कि मार्क वुड के पास गति है, जोफ्रा आर्चर के पास गति है, जिमी एंडरसन को अगर आप खिला रहे हैं तो ब्रॉड भी लगभग उसी स्तर के गेंदबाज, और उनका इतिहास काफी बढ़िया है जहां तक इंग्लैंड का सवाल। मार्क वुड के पास गति हो सकती है, लेकिन वो सफलता दिखाई नहीं दे रही जो ब्रॉड के पास है। उनके पास अच्छा लय है, बॉल को मूव कराने की क्षमता है, और निश्चित रूप से अनुभव का अभाव नहीं। और फिर एंडरसन और ब्रॉड की जोड़ी ने काफी मैचेस जितवाए, तो मेरे को ऐसा लगता है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं गलती कहा जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट का निर्णय हो जो काफी निराशाजनक है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का मानना है कि वर्ल्ड में हर जगह बॉल को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी भी जगहें हैं जहां ज्यादा पसीना नहीं निकलता। भुवनेश्वर ने पहले कहा था कि सलाइवा बैन के बाद आईसीसी को बॉल को चमकाने के लिए कुछ और ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। भुवनेश्वर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आईसीसी कुछ आर्टिफिशियल तरीका लेकर सामने आएगी जिससे हम बॉल को चमका सकेंगे। भुवनेश्वर का मानना है कि इंग्लैंड जैसी स्विंग होने वाली कंडीशंस में बॉलिंग करने पर ऐसा करना जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान को नेक्स्ट मंथ इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है, लेकिन उसे अब तक कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला है।
मौजूदा हालात को देखते हुए हो सकता है कि बोर्ड को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बजाय 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़े। क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक कंपनी ने स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन वो भी पिछले करार की सिर्फ 30% रकम के साथ ही एग्रीमेंट करना चाह रही है। इस समय पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड में है, जहां वो फॉर्मर कैप्टन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का लोगो अपने किट पर लगाकर खेलेगी। न्यूजीलैंड के टॉप क्रिकेटर्स इस हफ्ते से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोमवार को बताया कि बोर्ड अगले कुछ महीनों में मेल और फीमेल दोनों क्रिकेटर्स के लिए 6 नेशनल कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगा। इस वीक ब्लैक कैप्स टीम कैंटरबरी में ट्रेनिंग शुरू करेगी, जबकि दूसरा कैंप 19 जुलाई से बे ओवल में होगा। इस बीच महिला टीम ने कल से लिंकन के हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। लॉकडाउन के बाद ये पहला क्रिकेट कैंप है। न्यूजीलैंड पिछले महीने 8 जून को कोरोना मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसके बाद देश में स्पोर्ट्स इवेंट्स भी शुरू हो गए हैं। ठीक 1 महीने पहले खेले गए सुपर रग्बी लीग में ऑकलैंड ब्लूज और वेलिंगटन हरिकेन्स का मुकाबला हुआ, जिसे देखने के लिए 43,000 फैंस स्टेडियम में मौजूद थे। फुटबॉल वर्ल्ड से बड़ी खबर, स्पोर्ट्स ट्राइब्यूनल ने मैनचेस्टर सिटी पर चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करने पर लगाए गए 2 साल के बैन को हटा लिया है। ट्राइब्यूनल ने यूएफा के बैन के खिलाफ टीम की अपील को बरकरार रखा, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करने पर उस पर 10 मिलियन यूरो यानी 85 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया। इस बड़े फैसले पर अभिषेक झा की रिपोर्ट। जी संजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और एक बड़ी जीत है मैनचेस्टर सिटी के लिए, क्योंकि 2 साल का बैन लग गया था। यानी कि इस सीजन तो खेल रहे थे, लेकिन आने वाले 2 सीजन ये नहीं खेल सकते थे यूएफा चैंपियंस लीग। लेकिन अच्छी खबर आई है इनके लिए कि अब आने वाले सीजन में भी ये अब चैंपियंस लीग खेलेंगे। लेकिन फिर भी 10 मिलियन यूरो का अभी भी इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। हालांकि बैन हट गया, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन 10 मिलियन यूरो अभी भी इनको पे करना है यूएफा को। और जब केस को डाला गया था कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में, तो वहां से इसे हटा लिया गया है। तो सिटी के लिए अच्छी बात है। लेकिन जो इनके मैचेस हैं संजय जी राउंड ऑफ 16 में, वो रियल मैड्रिड की टीम के साथ है। और आपको बता दें कि पेप गार्डियोला को जब हायर किया गया था मैनचेस्टर सिटी के कोच के लिए, तो सबसे प्रायोरिटी जो काम था उनके लिए वो यही था, क्योंकि सिटी की टीम कई बार प्रीमियर लीग की चैंपियन बन चुकी है, लेकिन यूरोपियन चैंपियन अब तक बनी नहीं है। तो इसीलिए पेप गार्डियोला को हायर किया गया था कि आपको सिटी की टीम को जो यूरोप में नंबर 1 टीम बनाना है। लेकिन कई बार ये प्री क्वार्टर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल में लिवरपूल की टीम से हारे थे। लेकिन इस बार मौका है इनके पास कि बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाएं, और रियल मैड्रिड के खिलाफ इनका जो अंडर 6 मतलब कि राउंड ऑफ 16 के मैचेस हैं, उसमें कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी खबर है इनके लिए कि जो 2 साल का बैन था संजय जी, वो अब हटा लिया गया है यूएफा के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया में 4 महीने बाद शुक्रवार से टॉप फुटबॉल लीग की वापसी हो रही है। फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। तीनों टीमें मेलबर्न विक्ट्री, वेस्टर्न यूनाइटेड और मेलबर्न सिटी को एहतियातन सिडनी में ही रोक लिया गया है। यहां तीनों टीमें 14 दिन क्वारंटाइन करेंगी। स्टेडियम में 4,500 से ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। शेड्यूल में बदलाव के बाद अब पहला मैच सिडनी एफसी और वेलिंगटन फेनिक्स के बीच होगा। पहले यह मुकाबला मेलबर्न विक्ट्री और वेस्टर्न यूनाइटेड के बीच होना था। तो बस खेलों में खास का आज का सफर यहीं तक। हमें आपके ईमेल्स लगातार मिल रहे हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, connect@sportszindagi.com। इसी प्रोग्राम में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, स्पोर्ट्स जिंदगी से जुड़े रहिए। नमस्कार।